हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को इजीएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए ये सीरीज शुरू की है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ स्कूल को। तो स्कूल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज आती है कि जब बचपन में हम स्कूल जाया करते थे, लेकिन जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ थिंकर्स के थॉट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ बात हो रही होती है स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। यहाँ पे हम थिंकर्स की पर्सपेक्टिव्स क्या थी, उनके अप्रोचेस क्या थे, उनकी क्या फिलॉसफीज थी, उनके क्या कंसेप्ट्स थे लॉ को लेके और उसकी फंक्शनिंग को लेके, उसे डिस्कस करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने एनालिटिकल स्कूल को पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। तो इन केस आपने प्लेलिस्ट विजिट ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। तो देखिए, जब ज्यूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट लेक्चर लिया था तो वहां पे हम लोगों ने बात किया था कि देखो भाई, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सेपरेट ब्रांच थी जिसको किसने शुरू किया था, जिसको रोमन्स ने शुरू किया था। तो रोमन्स ने क्या किया, लीगल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक आया जस्ट सिविली, जिसे हम बोलते हैं सिविल लॉ ऑफ द लैंड। दूसरा आता है जस्ट जेंटियम, जिसे हम बोलते हैं कि लॉ कॉमन टू ऑल स्टेट्स, मतलब कोई ऐसा लॉ जो हर स्टेट्स पे अप्लाई होता हो। और थर्ड आता है जस्ट नेचुरली, जिसका मतलब होता है लॉ बेस्ड ऑन नेचर। तो कहते हैं कि जब नेचर की बात आ रही है तो नेचुरल लॉ स्कूल अपनी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है, वो नेचर से डिराइव कर रहा है। और नेचर कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जैसे अगर आप बाहर किसी फील्ड में या ग्राउंड में खड़े हैं और आपके साथ आपके 5-6 मित्र हैं, तो क्या सूरज भगवान बोलेंगे कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति को धूप दूंगा, बाकी चारों को नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं कहेंगे। या जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं, तो क्या हवा बोलता है कि नहीं, हम बस मिस्टर ए के लिए हैं, बाकी सबके लिए नहीं है? तो कहा जाता है कि नेचर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। और हमारा नेचुरल लॉ स्कूल डिराइव कहाँ से होता है, ये नेचर से डिराइव होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब कहा जाता है कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है ना, ये अपने थॉट्स को कहाँ से डिराइव करके ले आते हैं, तो ये ग्रीक थॉट से आया है, यूनानी थॉट से आता है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल। इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये नेचर से डिराइव होती है और नेचर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ना ही किसी के ऊपर कंपल्शन डालता है। अब सूरज भगवान सबसे कहते तो है नहीं ना कि तुम्हारे ऊपर कंपल्शन है, तुम आओ और सूर्य की रोशनी लो, ऐसा तो वो कभी नहीं कहते। तो नेचुरल लॉ स्कूल भी यही बोलता है कि हम किसी के को कंपेल नहीं करेंगे, हर किसी के लिए हम इक्वल हैं। और कोई भी नेचुरल लॉ स्कूल को वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा लॉ अगर आता है जो नेचर के लॉ के कॉन्ट्रेरी है, तो हम उस लॉ को नहीं मानेंगे, हम नेचुरल लॉ को ही मानेंगे। अब नेचुरल लॉ का जो स्कूल है, इसका थीम किस पे बेस्ड है, तो इसका थीम बेस्ड है जस्ट, फेयर एंड रीजनेबलनेस पे, यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिवर्सलिटी पे। रूल ऑफ लॉ जो हम पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ जो हम पढ़ते हैं, वो सब इसी स्कूल पे बेस्ड है। नेचुरल लॉ स्कूल को मोरल लॉ, डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ गॉड एंड लॉ ऑफ रीजन भी कहा जाता है। कहते हैं कि नेचुरल लॉ इज बेसिकली अ प्रायमरी मेथड, मतलब आपको नेचर के पढ़ने के लिए कोई ऑब्जर्वेशन या कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। ये प्रायमरी मेथड है, यहाँ पे इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। और देखिए, नेचुरल लॉ स्कूल को लॉ ऑफ रीजन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, मैं और आप हैं तो हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब सही गलत को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी थर्ड मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। हम इतना तो हमारे पास रैशनल माइंड है कि हम पता कर सके कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से हर चीज के पीछे का कारण ढूंढ लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेचुरल लॉ स्कूल अप्लाई किसको करता है, अपील किसको करता है, ये रीजन ऑफ मैन को अपील करता है। यहाँ पे कोई भी कंपल्शन किसी के ऊपर नहीं होता है। जब हम नेचुरल लॉ स्कूल को पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी के बारे में एंड नेचुरल जस्टिस के बारे में। अब जितने भी नेचुरलिस्ट हुए ना, इनका कहना है कि देखो, कोई भी सोशल नॉर्म को हम लॉ नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? जब तक वो नेचुरल लॉ स्कूल की सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल ना करता हो। सारी करे ना करे, कोई एक क्राइटेरिया तो उन्हें फुलफिल करना है। जैसे मान लेते हैं रिलीजन है क्राइटेरिया, एथिक्स है, मोरल्स है, या सोशल गुड है। इनमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर कोई भी सोशल नॉर्म फुलफिल करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे लॉ। तो नेचुरलिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि कोई भी सोशल नॉर्म को आप लॉ तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल ना कर दे। अब कहा जाता है कि देखो,
लॉ लॉ होता है, लेकिन अनजस्ट लॉ को हम लॉ नहीं मानेंगे। ऑगस्टीन का कहना है लेक्स अनजस्ट नॉन एस लेक, मतलब अनजस्ट लॉ इज नॉट लॉ। आप कोई भी लॉ लेकर आ जाओ, उसमें क्राइटेरिया डाल दो, लेकिन वो लॉ अनजस्ट अगर हुआ तो आपके लॉ, आपके नॉर्म्स में और हिटलर के रूल में कोई फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए अगस्तीन का कहना है कि अनजस्ट लॉ को हम लॉ नहीं मानते। अब डेफिनेशन का सिलसिला शुरू होता है। तो कहते हैं सैलमन कि देखो भैया, जब नेचुरल लॉ या हम मोरल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल की। तो नेचुरल लॉ स्कूल को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि क्या नेचुरली राइट है और क्या नेचुरली रॉन्ग है, इस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। ये सैलमन का कहना है। ब्लैकस्टोन का कहना है कि देखो, नेचुरल लॉ कोई ऐसे सोची समझी उपज नहीं है, बल्कि जब मानव जाति एग्जिस्ट कर रही थी या जब से कर रही है तब से नेचुरल लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। उनका कहना है कि ईश्वर ने, गॉड ने खुद ने इसको डिराइव करा है, खुद ही ये गॉड से आती है और ये नेचुरल लॉ हर किसी लॉ से सुपीरियर होता है और हर किसी कंट्री पे ये बाइंडिंग होगा। कोई भी मैन मेड लॉ का कोई भी प्रोविजन अगर नेचुरल लॉ के साथ कंट्री में आएगा तो नेचुरल लॉ प्रिवेल करेगा और वो मैन मेड लॉ हटा दिया जाता है। तो ब्लैकस्टोन की बातों में से आप निकालिए, कहते हैं कि नेचुरल लॉ कब से एग्जिस्ट कर रहा है, जब से मैनकाइंड है। ये इमिनेट कहाँ से होती है, तो ये भगवान ने खुद ने दिया है, ये सुपीरियर है सारे लॉ से, और कहते हैं कि सारी कंट्रीज पे बाइंडिंग होगा। और फिर कहा जाता है कोई भी मैन मेड लॉ है तो भैया अगर वो मैन मेड लॉ का कोई भी प्रोविजन नेचुरल लॉ स्कूल के कॉन्ट्ररी आएगा तो नेचुरल लॉ प्रिवेल करेगा और मैन मेड लॉ को हटा दिया जाएगा, ऐसा ब्लैकस्टोन का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि देखो, नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ना है ना तो 4 थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, एंशियंट थ्योरी, मेडिवल थ्योरी, रेनेसेंस थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो चलते हैं एंशियंट पीरियड की तरफ। अब देखिए, हमने शुरू में पढ़ा कि नेचुरल लॉ स्कूल अपील किसको करता है, अपील्स टू रीजन। तो यहाँ कह रहे हैं, हेराक्लिटस ने कहा कि रीजन इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है, क्योंकि आप पता कैसे करोगे, हमने कहा कि नेचुरल लॉ अपील किसको कर रहा है, रीजन को कर रहा है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि रीजन इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। इन्होंने ही नेचुरल लॉ के बेस को एस्टैब्लिश किया था। एग्जाम में आया भी था कि किसने एस्टैब्लिश किया था नेचुरल लॉ के बेस को, तो आप लिख के आइएगा टिक करके, हेराक्लिटस ने किया था। फिर आते हैं सोक्रेटिस, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्टेट की कमांड को ओबे करना ही करना है। अगर उसे स्टेट की कमांड अच्छी नहीं लगती तो किसी और स्टेट में जाके सेटल हो जाए, लेकिन अगर हमारे देश में या हमारे राज्य में आपको रहना है तो स्टेट ने जो भी कमांड आपको दिया है वो आपको ओबे करना ही पड़ेगा। प्लेटो का कहना है कि भैया जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसको इन्होंने नाम दिया रिपब्लिक। इन्होंने कहा कि सिर्फ इंटेलिजेंट और वर्दी पीपल ही किंग बन सकते हैं, आप हर किसी को किंग ना बनाएं। तो एंशियंट पीरियड जब हम पढ़ेंगे तो हम 5 थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। हेराक्लिटस जिसने बेस दिया था, सोक्रेट ने कहा हर किसी को ओबे करना है, प्लेटो को कहना है कि आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को मैं रिपब्लिक कहता हूं और किंग वही बनेगा जो वर्दी होगा और इंटेलिजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एरिस्टो के बारे में। तो इनके हिसाब से लॉ या तो स्पेशल होता है या यूनिवर्सल होता है। परफेक्ट लॉ कहाँ से आता है, नेचर ऑफ मैन से आता है। वो इम्यूटेबल होता है, मतलब आप उसको बदल नहीं सकते। कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, मतलब उसके माध्यम से लोगों का ग्रोथ होगा। और यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन होगा। तो इन्होंने नेचुरल लॉ को डिफाइन करते हुए कहा कि रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर्स, मतलब नेचुरल लॉ इज अ लॉ फ्री फ्रॉम ऑल पैशंस। इनका कहना है कि नेचुरल लॉ बेस्ड है लॉजिक के ऊपर और कॉमन सेंस के ऊपर, और जैसे नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता वैसे हमारा नेचुरल लॉ भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। फिर आते हैं सिसरो, इनका कहना है कि ट्रू लॉ क्या होता है, तो कहते हैं राइट रीजन का एग्रीमेंट है नेचर के साथ, और जब कोई चीज नेचर के साथ एग्रीमेंट में है तो उसका एप्लीकेशन कैसा होगा, यूनिवर्सल होगा। तो हमने अपने एंशियंट पीरियड में 5 थिंकर्स के बारे में पढ़ा, हेराक्लिटस, प्लेटो, सोक्रेट, एरिस्टो और सिसरो के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मेडिवल पीरियड की। तो मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम चर्च से डोमिनेटेड था। यहाँ पे चर्च की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश कर रहे थे। अब चर्च की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये लोग नेचुरल लॉ थ्योरी को यूज करते थे ताकि क्रिश्चियनिटी प्रोपगेट हो सके। अब यहाँ पे हम 2 थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आते हैं अगस्टाइन और दूसरे आते हैं एक्विनस। तो अगस्टाइन ने क्या किया, लॉ में रिलीजियस कलर भरने की कोशिश किया और इन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है, नेचर है और गॉड है। फिर आते हैं एक्विनस, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, लॉ क्या है, ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन
फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम हु हैज द केयर ऑफ कम्युनिटी एंड प्रोमulgated थ्रू हिम। तो इनका कहना है कि देखो लॉ रीजन बेस्ड है, तो एक ऑर्डिनेंस है जो कि रीजन बेस्ड है, और ये किसने बनाया है? ये उस व्यक्ति ने बनाया है जो पूरी की पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी उठा सके। और क्यों बनाया है? कॉमन गुड के लिए बनाया है। और जो भी रीजन या जो भी ऑर्डिनेंस या जो भी लॉ बनाया जाएगा ये प्रोमulgate होगा, मतलब हर किसी को इसके बारे में पता होगा। इन्होंने लॉ के 5 तरीके बताए, 5 टाइप्स बताए। पहला लॉ ऑफ गॉड, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ एंड पॉजिटिव लॉ। तो ये था हमारा मेडिवल पीरियड जहां हम 2 थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑगस्टीन और एक्विनस। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे रेनेसेंस पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे आते हैं पिक्चर में ह्यूगो ग्रोशियस, जो कौन थे? फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। तो इनका कहना है कि देखो भाई, नेचुरल लॉ सिर्फ रीजन पे बेस्ड नहीं है बल्कि राइट रीजन पे बेस्ड है। और फिर उन्होंने कहा कि राइट रीजन का मतलब यहाँ पे सेल्फ सपोर्टिंग रीजन ऑफ मैन। इन्होंने कहा कि नेचुरल लॉ इम्यूटेबल है, मतलब इसको भगवान खुद भी चेंज नहीं कर सकते। और इनका कहना है कि नेचुरल लॉ बेस्ड किस पे है? नेचर ऑफ मैन पे बेस्ड है। और नेचर ऑफ मैन क्या है? कि हमें पीसफुली एक सोसाइटी में रहना है। इनके हिसाब से इन्होंने बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया। इनके हिसाब से डिवाइन लॉ कौन है? ग्रैंड मदर है। और ग्रैंड मदर के जो बच्चे होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो नेचुरल लॉ कौन है? पेरेंट है। और नेचुरल लॉ का जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो कौन है? वो पॉजिटिव लॉ है। तो इन्होंने एक क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश करते हुए कहा कि सबसे पहले आता है डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ से निकलता है नेचुरल लॉ, और नेचुरल लॉ से निकल के आता है पॉजिटिव लॉ, जो कि बहुत जरूरी है एक सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे 3 प्रोमिनेंट थिंकर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं हॉब्स। तो इनका कहना है कि देखो, हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो मारकाट होती है, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो ऐसे में अपनी प्रोटेक्शन को सिक्योर करने के लिए सभी लोग एक रूलर के पास जाते हैं या किसी सॉवरेन अथॉरिटी के पास जाते हैं और खुद से स्वयं से वॉलंटरली अपनी सारी की सारी फ्रीडम को सरेंडर कर देते हैं। और कैसे सरेंडर करते हैं? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए। ये हॉब्स की थॉट है, इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, टू सिक्योर सेल्फ प्रोटेक्शन इन स्टेट ऑफ नेचर मैन वॉलंटरली एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सरेंडर देयर फ्रीडम टू द रूलर। तो अपनी प्रोटेक्शन को सिक्योर करने के लिए सब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और अपनी सारी फ्रीडम्स को सरेंडर करते हैं किसी सुप्रीम पावर के पास, किसी सॉवरेन के पास, किसी रूलर के पास जाके। तो ये हॉब्स का मानना है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, लेवियाथन। ये स्टेट की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। जब आप रूलर या किसी सॉवरेन के पास जा रहे हैं अपनी फ्रीडम को सरेंडर करने के लिए, और आपका इंटेंशन क्या है कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे स्टेट में, तो यहाँ बात क्या हो रही है? स्टेट अथॉरिटी की बात हो रही है। यहाँ पे सोसाइटी में स्टेटस क्यों मेंटेन करने की बात की गई है। ऑस्टिन्स इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ इज इसेंशियली एन आउटकम ऑफ हॉब्स डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द सॉवरेन। तो हॉब्स की जो डॉक्ट्रिन थी एब्सोल्यूटिज्म ऑफ सॉवरेन, उसी से उपज के निकलता है ऑस्टिन का इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। अब आते हैं दूसरे थिंकर की तरफ। इनका नाम है जॉन लॉक। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा हॉब्स ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका मानना है कि हम लोगों ने, मतलब मैन ने एंटर किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके माध्यम से वो सॉवरेन को अपने सारे अधिकार नहीं देता है बल्कि कुछ अधिकार देता है ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। एब्सोल्यूट कंट्रोल की पावर नहीं दे रहे हैं हम सॉवरेन को। हम सॉवरेन को बस इतनी ही पावर दे रहे हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन हो सके। अगर सॉवरेन नेचुरल राइट के ऊपर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो जितने भी लॉज हैं जिसके माध्यम से वो हमारे नेचुरल राइट्स को इंक्रोच करेंगे, वो लॉज अपनी वैलिडिटी को वहीं पे लूज कर जाएंगे और ऐसी गवर्नमेंट को सिटीजन्स उठा के बाहर फेंकेगी। ऐसा लॉक का कहना है। ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा हम सारे राइट सॉवरेन को नहीं दे रहे, हम थोड़े थोड़े राइट सॉवरेन को दे रहे हैं ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। और सॉवरेन का कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति के नेचुरल राइट में इंक्रोचमेंट करने का। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज की बात करते हैं। अब आते हैं पिक्चर में तीसरे थिंकर, और इनका नाम है रूस। तो इनका कहना है कि देखो भाई, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। इनका कहना है कि जब तक लोग अपने अलग अलग इंटरेस्ट के पीछे भागते रहेंगे
तब तक सोसाइटी में प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसीलिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया, जिसके माध्यम से लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं वो मिलकर एक एग्रीमेंट करेंगे। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, तो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कुछ छोटे मोटे पर्सनल राइट्स या फ्रीडम्स को सरेंडर करता है कम्युनिटी में। जैसे कि ये कम्युनिटी है, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं ये अपनी छोटी मोटी फ्रीडम्स को सरेंडर कर देंगे, कम्युनिटी के हाथ में दे देते हैं, ताकि सबको फ्रीडम और इक्वालिटी मिल सके, ताकि सबके लिए एक ऐसा लॉ बन सके जो सबके लिए बेस्ट हो। ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जनरल विल कहते हैं कि कलेक्टिव विल, मतलब हर कोई एक साथ आता है और अपने कुछ राइट्स को सरेंडर करता है। किसे दे रहा है, वो सारे राइट्स कम्युनिटी को देता है, ताकि उसके राइट्स ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रिजर्व किया जा सके। और जब आप कलेक्टिवली आके अपने किसी राइट्स को सरेंडर करते हैं ताकि एक बेस्ट रूल्स बन सके, ताकि एक बेस्ट लॉ बन सके, तो उसे हम जनरल विल कहते हैं। तो रूसो का कहना है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हॉब्स और लॉक करते हैं, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है बल्कि हाइपोथेटिकल कंसेप्शन है। और इसी को समझाते हुए इन्होंने जनरल विल थ्योरी दिया, जहां पे इन्होंने बताया कि हर कोई यूनाइट होता है ताकि उसके राइट्स ऑफ फ्रीडम्स और इक्वालिटी को प्रिजर्व किया जा सके। और उसको प्रिजर्व करने के लिए लोग क्या कहते हैं, जो सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं वो अपने कुछ छोटे मोटे पर्सनल राइट्स या फ्रीडम्स को सरेंडर कर देते हैं, ताकि सबके लिए इक्वालिटी या फ्रीडम का एक अच्छा सा लॉ बन सके। तो इसी को हम बोलते हैं जनरल विल। इसे आप पढ़ सकते हैं, पीपल यूनाइटेड टू प्रिजर्व देयर राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड फॉर दैट दे सरेंडर देयर राइट्स टू द कम्युनिटी एज होल। इसी को हम जनरल विल थ्योरी पर बोलते हैं, जिसे रूसो ने दिया था। अब आते हैं पिक्चर में कांट। इन्होंने थ्योरी ऑफ कैटेगरिकल इंपेरेटिव दिया था, अपनी एक किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में लिखा था, जहां पे इन्होंने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया। एक बात किया थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, और दूसरा इन्होंने बात किया ऑटोनॉमी ऑफ विल के बारे में। नेचुरल लॉ थ्योरी कांट के बाद काफी डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ गई। हर कोई इस थ्योरी को लेकर निगेटिव बातें कर रहा था, क्रिटिसिज्म्स कर रहे थे। जैसे कि बेंथम ने कहा कि ये सिंपल नॉनसेंस है, नेचुरल लॉ इज अ सन दैट नेवर हैड अ फादर, ऐसा बेंथम ने कहा। ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि भाई ये फॉल्स है, नॉन साइंटिफिक है, ये सुपर नेचुरल बिलीव्स पर बेस्ड है। तो ये लोग नेचुरल लॉ थ्योरी को नहीं मानते थे। इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, उस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ने काफी तगड़ा कंट्रीब्यूशन किया था इन द रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ इन 20th सेंचुरी। तो जब 20th सेंचुरी की बात हम करेंगे तो मॉडर्न पीरियड हम पढ़ते हैं, जहां पे नेचुरल लॉ को फिर से लोग मानना शुरू करते हैं। और यहाँ हम 3 नए एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने एंशिएंट पीरियड में 5 लोगों के बारे में पढ़ा, मॉडर्न पीरियड में हमने 2 लोगों के बारे में पढ़ा, और रेनेसांस में हम लोगों ने 4 लोगों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे रूडोल्फ स्टैमलर के बारे में। इन्होंने नेचुरल लॉ का जो थ्योरी था, जो फिलॉसफी था पूरा, उसको डिवाइस किया और नया नाम क्या दिया, नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट। इन्होंने आइडिया ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ दिया था। फिर हम प्रोफेसर रॉल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया था, जहां ये इक्वालिटी ऑफ राइट की बात करते हैं, जिससे लोगों के फ्रीडम्स को सिक्योर किया जा सके, लिबर्टी को सिक्योर किया जा सके। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की भी चर्चा इन्होंने की थी, किसने, रॉल्स ने। फिर आते हैं पिक्चर में कोलर। कोलर का कहना है कि देखो भाई, लॉ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लॉ कहाँ से आता है, लॉ व्यक्ति के अंदर से आता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। उनका कहना है कि लॉ एक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है विच इन कंसिक्वेंस ऑफ इनर इम्पल्स, ये आ कहाँ से रहा, ये लोगों के अंदर से आता है, दैट अर्जेस अपॉन मैन टूवर्ड्स रीजनेबल फॉर्म ऑफ लाइफ। और लोगों से रिक्वेस्ट क्या करता है कि भाई एक ऐसा लॉ बनाओ जिससे हम रीजनेबल फॉर्म ऑफ लाइफ देख सके। एंड इमिनेट्स फ्रॉम द होल, मतलब ये कम्युनिटी से निकल के आता है, और आप इसको फोर्स किस पे करते हैं, ये इंडिविजुअल पे आप फोर्स करते हैं। तो कहते हैं लॉ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लॉ बाहर से नहीं आया है, रादर देन जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं ना, उनकी इनर अर्ज से आता है, इनर इम्पल्स से आता है। और जब आप लॉ बनाते हैं तो आप उसको किसके ऊपर फोर्स करते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर फोर्स करते हैं। तो सिंपली इतना याद रखना है कि कोलर ने दिया था इनर इम्पल्स ऑफ लॉ। इन्होंने लॉ ऑफ फिनोमिनल सिविलाइजेशन की भी बात किया था।
कोलर ने। अब पढ़ते हैं एल फुलर के बारे में। तो इनका कहना है कि जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था लॉ एज इट इज एंड लॉ एज इट ऑट टू बी के बारे में, तो ये कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ थ्योरी है ना, ये एज इट इज और एज इट ऑट टू बी के सेपरेशन को मानता नहीं है। ये बोलता है कि हम इस सेपरेशन से बिल्कुल डिनाई करते हैं। इनके हिसाब से लॉ में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल मोरालिटी, दूसरा होता है इंटरनल मोरालिटी। इन्होंने मोरालिटी को डिस्टिंग्विश कैसे किया, मोरालिटी एज इट इज से एंड मोरालिटी एज इट ऑट टू बी से। तो जब एज इट इज की बात करते हैं तो वहां ये ड्यूटी की बात करते हैं, और जब ये एज इट ऑट टू बी की बात करते हैं तो वहां ये एस्पिरेशन की बात करते हैं। जब हम मोरालिटी एज इट इज मतलब जब हम मोरालिटी ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं तो वहां पे इन्होंने कहा कि ड्यूटी में क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सोशल लिविंग, और जब हम एस्पिरेशन की बात करेंगे तो वहां पे गुड लाइफ ऑफ एक्सीलेंस की बात होगी। इन्होंने फर्दर मॉरल ड्यूटी को क्लासिफाई करते हुए कहा कि अफर्मेटिव ड्यूटी होता है और दूसरा नेगेटिव ड्यूटी होता है, और कहते हैं इज और ऑट बोथ आर इनसेपरेबल। तो एल फुलर ने क्या क्या बोला, पहले इन्होंने बोला कि एज इट ऑट टू बी और एज इट इज के बीच में जो भी डिस्टिंग्विशन है, जो भी सेपरेशन है, इससे मैं डिनाई करता हूँ। मेरे हिसाब से लॉ में दो तरीके की मोरालिटी होती है, एक एक्सटर्नल दूसरी इंटरनल। फिर मोरालिटी में इन्होंने डिस्टिंग्विश कैसे किया, एज इट इज जिसको हमने ड्यूटी बोला जिसमें आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल लिविंग, और दूसरा आता है एज इट ऑट टू बी जहाँ पे हम मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन की बात करते हैं, गुड लाइफ ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। फिर इन्होंने कहा इज और ऑट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बोथ आर इनसेपरेबल। इन्होंने फर्दर मोरल ड्यूटी को क्लासीफाई करते हुए कहा कि एफर्मेटिव ड्यूटी होती है और दूसरी निगेटिव ड्यूटी होती है। इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इन्होंने इनर मोरालिटी ऑफ लॉ दिया और उसके रिगार्डिंग इन्होंने 8 प्रिंसिपल्स बताए। इन्होंने कहा कि अगर कहीं पे भी ये 8 प्रिंसिपल्स आते हैं, किसी भी सोसाइटी में ये प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, तो वहाँ पे आप ये समझ लेना कि जो लॉ है वो आर्बिट्रेरी या ऑप्रेसिव नहीं है, बल्कि वो जेन्युइनली ह्यूमन बिहेवियर्स को गाइड कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या क्या है, पहला आ जाता है जनरलिटी। कहते हैं कि लॉ का एप्लीकेशन ब्रॉड होना चाहिए, वो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट ना करे। दूसरा ये बात करते हैं पब्लिसिटी, कहते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए जिसको हर व्यक्ति जानता रहे ताकि उसे वो फॉलो कर सके। थर्ड ये बात करते हैं नॉन रेट्रोएक्टिविटी के बारे में। ये कहते हैं कि लॉ कभी भी पनिश ना करे, किसी लॉ शुड नॉट पनिश एक्शंस दैट वर लीगल व्हेन कमिटेड। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो लीगल था जब वो कमिट हुआ, तो ऐसे एक्शंस के लिए आप पनिशमेंट ना दीजिए। क्लैरिटी की बात करते हैं कि क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कंट्राडिक्शन की बात करते हैं कि लॉ कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का होना चाहिए। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि लॉ स्टेबल होना चाहिए लंबे समय तक। इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस ले आओगे तो लोग उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं कि लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड एज दे आर रिटन। अगर वो रिटन है तो उनका इन्फोर्समेंट अच्छे से होना चाहिए। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि लॉ शुड बी रियलिस्टिक एंड पॉसिबल टू फॉलो। मतलब अजीब गरीब लॉ मत लेकर आओ, रियलिस्टिक लॉज लेकर आइए ताकि लोग उसको अच्छे से फॉलो कर सके। तो नेचुरल लॉ स्कूल में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम 4 थ्योरीज को पढ़ते हैं, एंशियंट पीरियड, उसके बाद हम मेडिवल पीरियड पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं रेनेसेंस एंड देन मॉडर्न। नेचुरल लॉ स्कूल का जब हम एंशियंट पीरियड पढ़े तो हमने 5 थिंकर्स को पढ़ा, हेराक्लिटस जिसने बेस दिया, सोक्रेट जिसने बोला हर किसी को लॉ ओबे करना है, प्लेटो कहते हैं कि आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को मैं रिपब्लिक मानता हूँ और हमेशा किंग या वर्दी व्यक्ति ही राजा बनेगा, इंटेलिजेंट और वर्दी पर्सन ही किंग बनेगा। एरिस्टो ने बोला रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर्स, मतलब नेचुरल लॉ इज फ्री फ्रॉम पैशन, प्योर लॉजिकल है, ये बायस नहीं होता है। सिसरो ने कहा कि ट्रू लॉ वही है जो नेचर के साथ एग्रीमेंट में हो और उसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल होगा। मेडिवल पीरियड में हमने ऑगस्टीन और एक्विनस के बारे में पढ़ा। फिर रेनेसेंस में हमने ह्यूगो ग्रोशियस के बारे में पढ़ा, हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में और कांट के बारे में पढ़ा। फिर हम आते हैं मॉडर्न पीरियड में जहां पे हम स्टैमलर, रॉल्स, कोलर के बारे में पढ़ा, और लास्ट में एल फुलर के बारे में पढ़ा। तो इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर नंबर 1 और 2 ना देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लीजिए और उसे जरूर देखिएगा, ताकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में पूरी क्लैरिटी शुरू से ही रहे, आपको उड़ा उड़ा के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू, हैव अ गुड डे।